नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 16 अगस्त 2025 है, दिन शनिवार है और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं पहले एडिटोरियल को, जो कि बात करता है पार्टिकुलरली अभी हाल फिलहाल में इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंतर्गत वहाँ से आने वाली चीज़ों के ऊपर, हमारे देश से वहाँ जाने वाली चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स एकदम मिनिमम लगेगा या फिर बहुत कम लगेगा। इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। लेकिन बात करते हैं, भारत का सर्विस सेक्टर तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बेंगलोर को फेमस माना जाता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। अब आप ये समझ लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर हम ब्रिटेन से खरीद रहे हैं, वो हमारे देश में बिक रहा है, या फिर ऐप हमारे देश में बिक रहा है या फिर डेवलप हो रहा है, तो सरकार उसके सोर्स कोड को नहीं जान पाएगी। मतलब इनिशियली जब खरीदी बिक्री हो रही उस टाइम, जब कहीं कोई गड़बड़ी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब जा करके उसके लिए भी बीच में कानून आएगा, कोर्ट से अनुमति चाहिए, तब जा करके हम सोर्स कोड का पता लगाएंगे। मतलब सोर्स कोड का मतलब ये होता है कि ऐप जो डेवलप किया गया है उसके पीछे, उसके अंदर में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है उस ऐप के माध्यम से कुछ हैकिंग हो जाए, स्पाईवेयर छिपा हो, हमारे देश का डेटा वो चुरा ले। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो चेक हम नहीं कर पाएंगे, तो ये एक प्रकार से हमारी यहाँ पर हार मानी जा रही। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसके ऊपर यहाँ पर चिंता जाहिर करी जाती है। उन सब बातों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसके बाद वाला जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली हमारा बेस्ड है नक्सलिज्म एंड टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में तो टेररिज्म से रिलेटेड यहाँ पर चर्चा करी जाती है कि मेजर जो अटैक वर्ल्ड में हुए हैं, जैसे अमेरिका में हुआ था, लगभग लगभग 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसके बाद इंडिया में भी हुए हैं, लेकिन इंडिया में जो अटैक है पहले से कम हो गए हैं, लेकिन हो ज़रूर रहे हैं। अब जो टेरर अटैक हो रहा है, ये लोग आज के टाइम में एआई का यूज़ करेंगे। पहले से कहीं घातक बन चुके हैं, अब इनके पास में पहले से कहीं ज़्यादा पावर आ चुकी है। तो इनसे निपटने के लिए हमारी स्ट्रेटजी में भी थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। इसके बाद नक्सलिज्म के बारे में चर्चा करी जाती है कि किस प्रकार से नक्सलिज्म का उदय हुआ। पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कि भाई सत्ता को कैसे करके हासिल किया जाए, लेकिन बाद में सरकार की जो पॉलिसीज है, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो पसंद नहीं आना, कहीं किसी के साथ में दुश्मनी हो जाना, किसी को कोई दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इन सब के चलते चलते लोग उठाते हैं हथियार और शामिल हो जाते हैं उस नक्सलाइट ग्रुप के साथ में। सरकार के कुछ बयान बताए जाते हैं कि भाई सरकार का कहना है कि बहुत जल्दी आने वाले, ठीक है, 4-5 साल के अंदर में ही आप देखेंगे नक्सलिज्म हमारे देश से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बात करी जाती है कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो जो जंगल वाला एरिया है हमारे देश का, सबसे ज़्यादा नक्सलिज्म हमको यहीं पर देखने को मिलता है। जैसे कि महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, छत्तीसगढ़ में बस्तर वाला एरिया, उड़ीसा के कुछ एरियाज इसमें शामिल हैं। तो इन सब बातों के ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस पहले आर्टिकल को, जो कि बात करता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ब्रिटेन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करी जाती है। भारत और ब्रिटेन दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है, हमारे देश से जाने वाली कोई भी चीज़ ब्रिटेन में सस्ती बिकेगी, उसके ऊपर टैक्स कम लगाया जाएगा। ब्रिटेन से हमारे देश में आने वाली चीज़ के ऊपर हम भी कम टैक्स लगाएंगे। ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया यूके ट्रेड कॉम्पैक्ट एक नया मॉडल लेके आया है। इसमें इंडिया ने कुछ रेगुलेटरी टूल्स जैसे कि सोर्स कोड चेक को छोड़ दिया है और बदले में क्रेडिबिलिटी, एक्सेस एंड स्केल पाया है। इसका मतलब ये है, यदि हम ब्रिटेन से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हम उसका सोर्स कोड पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई उसको किसने बनाया है, उसके अंदर की चीज़ क्या है, हम उसके अंदर घुस करके उनसे नहीं पूछ सकते। सपोर्टर लोग कह रहे हैं कि इंडिया अब ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये इंडिया की डिजिटल सोवरनिटी को कमज़ोर करता है।
आप अपना कंट्रोल कम करते जा रहे हैं। ऐसे डील्स में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है, कोई भी साइड पूरी तरह से नहीं जीतेगी। मतलब ये डील इंडिया के लिए एक मौका है ग्लोबल डिजिटल मार्केट में आगे बढ़ने का, लेकिन साथ ही थोड़ा कंट्रोल छोड़ना पड़ा है। एक चीज़ तो हम ये बोलते हैं कि भारत का जो डेटा है वो भारत में ही रहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमने सोर्स कोड को छोड़ दिया है। डिजिटल विनिंग के शुरुआती फायदे क्या हो सकते हैं? एग्रीमेंट में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसके अलावा ई कॉन्ट्रैक्ट को मान्यता दी गई है। इसका फ़ायदा हमारे देश की एसएमईज और सॉफ्टवेयर फर्म्स को मिलेगा। मतलब पेपर वर्क और जो बैरियर हैं वो कम हो जाएंगे। अब इंडिया और यूके के बीच में बिजनेस करने में ई सिग्नेचर, ठीक है, मतलब सिग्नेचर या फिर एग्रीमेंट डिजिटली मान्य हो जाएंगे, जिससे प्रोसेस और भी ज़्यादा फास्ट और आसान हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए दोस्तों, तो पेपरलेस ट्रेडिंग एंड ई इनवाइसिंग की सुविधा अब यहाँ पर देखने को मिलेगी। पेपरलेस ट्रेड और ई इनवाइसिंग एक्रॉस बॉर्डर पेमेंट को आसान बना देगा। एक देश से दूसरे देश में जो पेमेंट हो रही है उसको आसान बना देगा। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर जीरो कस्टम ड्यूटी जारी रहेगी। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार ये लगभग 30 बिलियन डॉलर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पाइपलाइन को प्रोटेक्ट करता है। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हमारा सेफ हो जाएगा और पेपर वर्क बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके बाद डेटा इनोवेशन एंड कॉपरेशन की बात करी जाती है। एग्रीमेंट में पायलट प्रोजेक्ट और रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस को इनकरेज किया जाता है। पेमेंट्स और डेटा ड्रिवन कंपनीज ऐसे सेफ इन्वायरमेंट में टूल टेस्ट कर पाएंगे। इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और ग्लोबल मार्केट में भरोसा पैदा होगा। मतलब इंडिया के फिनटेक और स्टार्टअप को नए एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाएगा बिना ज़्यादा रिस्क के उठाए। इसके बाद ब्रॉडर ट्रेड बेनिफिट्स की यदि हम बात कर लेते हैं, अब सेटा का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बड़ा असर डे टू डे कॉमर्स पर पड़ेगा। 99% इंडियन एक्सपोर्ट यूके में ड्यूटी फ्री जाएंगे। टेक्सटाइल टैरिफ 12% से 0% हो जाएंगे। त्रिपुर मतलब तमिलनाडु और लुधियाना पंजाब को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूके में ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगी और उसको ग्रोथ भी अच्छी खासी मिलने वाली है। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात करी जाती है। इंडियन आईटी सप्लायर को यूके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा एंट्री मिल जाएगी। अब सोशल सिक्योरिटी वेवियर्स मिलने से पेरोल कॉस्ट लगभग 20% कम हो जाएगी। आईटी कंपनीज को ज़्यादा काम मिलेगा और कामगारों पर खर्च कम होगा, लेकिन ये चीज़ वर्कर के हिसाब से तो अच्छी नहीं है। कम से कम सोशल सिक्योरिटी तो बेटर आप दीजिए, रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा आप पेंशन दीजिए, मेडिकल हेल्थ प्रोवाइड करिए, रेस्ट, वर्किंग आवर, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। इसके बाद जो सोर्स कोड बैन किया जा रहा है, डिजिटल कॉस्ट, बहुत सारे आलोचक कहते हैं कि अब इंडिया डिफ़ॉल्ट में सोर्स कोड चेक नहीं कर पाएगा, बस केस टू केस इन्वेस्टिगेशन या फिर कोड ऑर्डर पर ही इंस्पेक्शन होगा। कंट्रोल थोड़ा ढीला है, लेकिन एक्सेप्शन पॉसिबल है। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। मान लीजिए कि ब्रिटेन की कोई कंपनी इंडिया में एक मोबाइल ऐप लॉन्च करती है। पहले का सिस्टम मतलब गवर्नमेंट या फिर रेगुलेटर कभी भी उस ऐप का सोर्स कोड मतलब पीछे का असली प्रोग्रामिंग कोड चेक कर सकता था, ये देखने के लिए कि कहीं इसमें स्पाईवेयर, डेटा चोरी या फिर सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं है। मतलब डिफ़ॉल्ट कंट्रोल बहुत टाइट था। नया नियम ऐसा आया है कि अब सरकार हर बार डिफ़ॉल्ट में सोर्स कोड नहीं देख सकती है। अगर आपको शक है, सस्पिशियस है, तो
कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ेगा या फिर कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन केस बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि डेली बेसिस पर कंपनी का सोर्स कोड चेक नहीं होगा, कंट्रोल आपका कम हो गया है। लेकिन अगर किसी ऐप पर बहुत डाउट है तो एक्सेप्शन पॉसिबल है, कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन के जरिए उसका सोर्स कोड चेक किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये हमको देखने को मिली है भारत और ब्रिटेन के ट्रेड रिलेशन में, पार्टिकुलरली डिजिटल ट्रेड से रिलेटेड। इसके बाद गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड सिक्योरिटी एक्सेप्शंस की बात करी जाती है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इस बैन से बाहर है, मतलब गवर्नमेंट जब सॉफ्टवेयर खरीदेगी ना तो उसे सोर्स कोड एक्सेस संभव हो पाएगी। साथ ही साथ सिक्योरिटी एक्सेप्शंस भी है। पावर ग्रिड्स, पेमेंट सिस्टम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुपरविजन इंडिया के पास ही रहेगा। मतलब गवर्नमेंट और नेशनल सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं किया गया है। इसके बाद ट्रस्टेड लैब्स एंड गुड गवर्नेंस की बात करें, सेंसिटिव कोड के लिए ट्रस्टेड लैब्स बन सकते हैं। एक्शन फेयर होना चाहिए ताकि ट्रेड पर डिस्गाइज्ड रिस्ट्रिक्शन ना लगे। मतलब कोड चेक पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, बस ट्रस्टेड और सेफ तरीके से होगा। इसके बाद गवर्नमेंट डेटा शेयरिंग की बात करी जाती है। गवर्नमेंट डेटा शेयरिंग वॉलंटरी है। इंडिया डिसाइड करेगा कि कौन सा डेटा हम शेयर कर सकते हैं और किस फॉर्मेट में आपको देंगे। डेटा अगर खोला जाता है तो मशीन रीडेबल और इजी टू रीयूज़ होना चाहिए। मतलब किसी को फोर्स एक्सेस नहीं मिलेगा, इंडिया खुद कंट्रोल करेगा। इसके बाद बात करी जाती है दोस्तों डाटा फ्लो से रिलेटेड, डाटा फ्लो रूल्स एंड रिव्यू मैकेनिज्म की। यहाँ पर नो ऑटोमेटिक MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशंस, मतलब फ्यूचर डील्स में सिर्फ कंसल्टेशन होगा। रिव्यू 5 साल में होने वाला है, लेकिन AI जैसी तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी देखते हुए 3 साल में ये चीज़ होना चाहिए था। फ्यूचर में रूल्स फ्लेक्सिबल रहेंगे, ज़रूरत पड़ी तो अपडेट भी हम बीच बीच में करते जाएंगे। इसके बाद वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि इंडिया को चाहिए कि वो ट्रस्टेड लैब्स बनाए, मतलब सेंसिटिव कोड चेक के लिए। क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, इसके लिए ऑडिट ट्रायल ज़रूरी है। ब्रॉड कंसल्टेशन के लिए डील फाइनलाइज करने से पहले लोगों से आप राय लो। रेगुलर 3 ईयर रिव्यू होना चाहिए। टैक्स चेंजेस के हिसाब से रूल बदले जाने चाहिए। मतलब सोवर्निटी और ग्लोबल इंगेजमेंट दोनों में बैलेंस किया जा सकता है। यही मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी को आगे लेकर के जाएगा। इसके बाद वाला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली टेररिज्म से रिलेटेड है। हिस्ट्री में हमेशा प्रिडिक्शन करना रिस्की रहता है। मतलब कोई भी चीज़ होगा वो हम जो सोचते हैं वो चीज़ गलत भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बार ये जो चीज़ है गलत साबित हो जाती है। फिर भी रूलर्स और लीडर्स प्रिडिक्शन करते हैं, लेकिन रेयरली कुछ ही बातें सच हो पाती हैं। आज का टाइम AI का चल रहा है, तो दुनिया में और भी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है, तो प्रिडिक्शन करना और भी ज़्यादा कठिन हो गया है। इतिहास का सबसे सेफ प्रिडिक्शन यही रहा है कि थिंग्स विल कंटिन्यू एज दे आर, मतलब ज़्यादातर हालात वैसे ही चलते रहेंगे। इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स को सावधान रहना चाहिए और जल्दी जल्दी फ्यूचर प्रिडिक्शन पर भरोसा नहीं करना है। यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट हमको देखने को मिला है। 2001 में 9/11 की बाद से अब तक 25 साल हो चुके हैं, लेकिन टेररिज्म आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। कई जगह कॉपीकैट किलिंग्स होती है, मतलब किसी पुराने अटैक की नकल करके हमले हो रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ने व्हीकल रैमिंग अटैक बढ़ा दिए हैं, जैसे कि न्यू ऑरलियंस USA का अटैक। यूरोप में भी ऐसे कई अटैक हुए हैं। काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट का कहना है कि जिहादिस्ट ग्रुप्स फिर से अपने अटैक बढ़ा रहे हैं ऑनलाइन कैंपेन के जरिए, जैसे कि लॉन वोल्फ अटैक्स, मतलब अकेले इंडिविजुअल द्वारा हमला।
इसको इंस्पायर किया जा रहा है। साथ ही एंटी इजराइल प्रोटेस्ट भी आईएस और अलकायदा जैसे ग्रुप्स के टेरर कैंपेन को फ्यूल कर रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का डर है कि भाई फ्यूचर के टेररिस्ट पहले से ज़्यादा डेंजरस होंगे, क्योंकि अब उनके पास में एआई और बायो वीपन्स तक पहुंचने का मौका मिल गया है। प्रिडिक्शन ऐसा है कि एआई इनेबल्ड टेररिज्म से मैसिव डेथ होगी, और डर ये भी है कि मिस अलाइंड एआई मतलब अनकंट्रोल्ड एआई खुद ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो सकती है और पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान पहुंचा देगी। इंडिया की सिचुएशन अलग है। यहाँ पर टेररिज्म कम हो रहा है, खास करके आइडियोलॉजिकल टेररिज्म जैसे कि नक्सलिज्म या फिर माओइज्म। यूनियन होम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि 2026 तक नक्सलिज्म पूरी तरह से एंड हो जाएगा। अगर ये सच होता है तो एक बड़े वायलेंट और आइडियोलॉजिकल मूवमेंट का अंत हो जाएगा, जिसने कभी यूथ, इंटेलेक्चुअल्स और गरीब ट्राइबल्स को इंस्पायर किया था। पहले भी कई बार लगा था कि नक्सलिज्म ख़त्म हो गया है, फॉल्स डाउन्स, लेकिन फिर से उभर कर आया है। अब पहली बार ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि इसका अंत नज़दीक है। द रिवोल्यूशनरी फरवर छत्तीसगढ़। शुरुआती लीडर्स जैसे कि चारू मजुमदार, कन्नू सन्याल आदि को हीरोइक इमेज दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट वायलेंट और मीनिंगलेस होते गया। नक्सलिज्म का असर अर्बन से विलेजेस और जंगल तक फैल गया। मूवमेंट धीरे धीरे टूट करके रीजनल ग्रुप्स में बढ़ चुका है और नेशनल लेवल यूनिटी ख़त्म हो गई है। इसका मेन बेस सेंट्रल इंडिया मतलब आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक लिमिटेड हो गया है। 1960 के दशक में स्प्रिंग थंडर ओवर इंडिया मतलब इंडिया में क्रांति की आंधी का सपना दिखा था। यूथ और इंटेलेक्चुअल इंस्पायर्ड हुए थे चाइना के माओ, वियतनाम के हो चिन मिन और साउथ अमेरिका के चे गेवारा से। चारू मजुमदार को मसीह कहा गया था। स्लोगन था चाइना चेयरमैन इज आवर चेयरमैन। लेकिन ये इनिशियल उत्साह जो है जल्दी फेड हो गया, क्रांति का सपना टूट गया। 2024 से सरकार ने नक्सलाइट्स के खिलाफ मेजर ऑफेंसिव चालू कर दिया। 1000 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। ऑफिशियल और अनऑफिशियल रिपोर्ट्स अलग अलग हैं। सीपीआई माओइस्ट खुद एडमिट करता है कि पिछले साल 357 नक्सलाइट मारे गए हैं, जिसमें 1/3 महिलाएं थीं। ये बताता है कि मूवमेंट काफ़ी वीक हो चुका है। नक्सलिज्म का मेन पर्पस, मेन बेस, एपिसेंटर क्या है? दंडकारण्य रीजन रहा है। बस्तर छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लेकिन धीरे धीरे जो टेरिटोरी है वो श्रिंक होते जा रही है। लीडरशिप क्राइसिस भी बढ़ा है, खास करके 2018 में टॉप लीडर गणपति हटने के बाद। इससे जो मूवमेंट है और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो इस प्रकार से देखा जाए, इंडिया का जो नक्सलिज्म वार है और यूएस का वार ऑन टेरर दोनों अलग अलग है। यूएस ने आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स जैसे कि जिहादिस्ट पर नहीं बल्कि एंटी यूएस एनिमीज़ पर हमला किया है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं दोस्तों, तो इंडिया में आप देखेंगे नक्सलाइट्स विलेजर से जुड़े रहते हैं, इसलिए ब्रूट फोर्स मतलब ज़बरदस्त वायलेंस का यूज़ बहुत कम हुआ है। इंडिया ने हमेशा कुछ चेक्स एंड बैलेंस रखे हैं ताकि सिविलियंस की लाइफ बचा सकें। इसलिए यूएस टैक्टिक्स और इंडियन टैक्टिक्स में थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद इंडिया में सरकार का हमेशा से ही मेन एम रहता है कि कोई भी मिलिटेंट ग्रुप एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर डिस्टर्ब ना करे। शुरुआती नक्सलाइट्स ने डेमोक्रेटिक ऑर्डर लाने की कोशिश करी, लेकिन जब फेल हो गए तो उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस चालू कर दिया। फिर भी कई सारे ग्रुप्स ने आइडियोलॉजी का दिखावा बनाए रखा ताकि सपोर्ट मिलता रहे। आजकल अर्बन नक्सल टर्म का यूज़ हो रहा है, लेकिन इसका मिसयूज़ हो रहा है। ओरिजिनल नक्सलाइट मूवमेंट का क्लियर स्ट्रक्चर और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फिलोसफी थी। आज के अर्बन नक्सल्स लूजली कनेक्टेड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो सरकार की पॉलिसीज़ का विरोध करते हैं, इसलिए इनको ओरिजिनल नक्सलिज्म से हम नहीं जोड़ सकते हैं।
अगर गलत क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे कि अर्बन नक्सल्स वर्सेस रियल नक्सल्स, तो गलत पॉलिसी बनेगी और ख़तरा बढ़ जाएगा। पॉलिसी मेकर को सही फैक्टर समझने होंगे ताकि अननेसेसरी रिस्क और हिडन कॉस्ट ना बढ़े। अगर बायस या शॉर्ट साइटनेस कम से काम नहीं हुआ, सॉरी, है ना, शॉर्ट साइटनेस से काम करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाते हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल 15 अगस्त के मौके पर कुछ जो डिक्लेरेशन किया गया है, स्कीम्स की घोषणाएं की गई हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया था। रीजन है अमेरिका। उन्होंने बोला है कि किसी भी देश का असली आत्मसम्मान तभी है जब वो आत्मनिर्भर हो। साथ ही उन्होंने वार्निंग दिया कि कुछ ताकतें देश की डेमोग्राफिक मेकअप, मतलब जनसंख्या की संरचना बदलने की साजिश कर रही हैं। अब यहाँ जो चीज़ बोली जा रही है, इसका मतलब क्या है? मतलब तो यही हो सकता है कि कोई बाहर से आने वाले लोग, जो कोई मजबूरी में आ रहा है, कोई किसी कारण से आ रहा है, वो भारत में एंटर कर रहा है, इसी बात का ये इशारा, जैसे कि बिहार में अभी SIR रिवीजन चल रहा है। स्पीच में कई इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट भी हुआ है। उन्होंने बोला है कि आत्मनिर्भरता सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुपी डॉलर तक लिमिटेड नहीं रहती है, बल्कि हमारी अपनी ताकत और कैपेबिलिटी से जुड़ी है। ये बात उस समय और अहम हो जाती है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन एक्सपोर्ट पर 50% का टैक्स लगा दिया है। मोदी जी ने डिफेंस और इकोनॉमी दोनों को डेवलपमेंट का मेन पिलर बताया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल दिया, जिसमें इंडियन मेड हथियारों का यूज़ हुआ और एनिमी कंफ्यूज हो गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़ी टास्क फोर्स अनाउंसमेंट करी हैं, ठीक है, GST के सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए और सेकेंड में नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। उन्होंने बोला है कि GST रिफॉर्म से दिवाली तक एसेंशियल गुड्स सस्ते हो जाएंगे। इतना ज़्यादा कहना चाहिए GST को कंफ्यूजिंग बना दिया गया है, इतना ज़्यादा इसमें कंजस्टेड रखी गई हैं चीज़ों को कि बार बार उसमें रिफॉर्म्स करना पड़ जा रहा है। एक चीज़ ये भी है कि शायद GST कलेक्शन कम हो रहा है, इसलिए रिफॉर्म्स सरकार कर रही है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार ने बोला है कि हम जो है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लेकर के आएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ये ध्यान देने वाली है दोस्तों, ये कुल मिलाकर के रोजगार देने वाली नहीं है, ये कुल मिलाकर के कंपनियों को इंसेंटिव प्रोवाइड करने वाली है। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को देने का वादा किया है, फंड अनाउंसमेंट किया है, नाम रखा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। नाम कुछ और है, काम कुछ और है। प्राइवेट सेक्टर के फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को 15,000 ग्रांट मिलेगा और कंपनी को भी इंसेंटिव मिलेगा ताकि जॉब क्रिएट हो सके। मतलब कंपनी को भी पैसा दे रहा हूँ, पहली बार में 15,000 रुपये आपको दे रहा हूँ। कंपनी को इसलिए दे रहा हूँ ताकि उसको मैं ये कहूँ कि भाई आप नौकरी में रखिए। लेकिन कितने दिन नौकरी में रखेगी? 6 महीना रखेगी, फिर निकाल देगी, तो मतलब ही क्या रहेगा। इसके अलावा MSMEs के बारे में बोला जाता है, स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए कॉम्प्लायंस की जो कॉस्ट घटाने की बात कही गई है। आर्बिट्रेरी लीगल एक्शन से डर हटेगा और MSMEs को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 10 ट्रिलियन भारत के लिए टास्क फोर्स के रिफॉर्म्स की बात करी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि हम क्रिएट करेंगे एक कमेटी, ठीक, टास्क फोर्स, ताकि नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स हम ला सकें। ये क्या काम करेगी? ये एक्सेलरेट करेगी हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारे देश में जो लाल फीता शाही है उसको ख़त्म करेगी, एंड हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें सुधार आएगा। प्रिपेयर किया जाएगा भारत को
$10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 2047 तक। इसके अलावा दिवाली का गिफ्ट दिया जा रहा है कि जीएसटी में रिफॉर्म होगा। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी के बारे में भी बोला जाता है कि 2047 तक 10 फोल्ड हो जाएगी हमारी कैपेसिटी। हम 10 न्यू रिएक्टर बनाने वाले हैं। ये इंडिया का जो मिशन है कि हम जो है न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, उसी का ये हिस्सा है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मिशन की भी बात करी जाती है, फ्रॉम लॉस्ट डिकेड्स टू मिशन मोड। अभी तक देखा जाए हमारा इतिहास कैसा रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, उस समय में फैक्ट्रियां ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई हैं, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में एकदम विश्व गुरु बनने वाला है भारत सेमीकंडक्टर के मामले में। इसलिए सरकार ने बोला है कि हम मिशन सेमीकंडक्टर लेकर के आएंगे। इससे ये होगा कि हम इंडिया में ही चिप्स का निर्माण कर लेंगे, जो कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एक बात और उन्होंने आरएसएस को लेकर के कही है। मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओपनली प्रशंसा करी। उन्होंने बोला है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और सर्विस को समर्पित है। इनका स्पीच 103 मिनट तक चला था। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे लंबा 15 अगस्त का भाषण है। मोदी जी का खुद का रिकॉर्ड भी टूट चुका। पिछली बार 98 मिनट का भाषण उन्होंने दिया था। आरएसएस को बोला जा रहा है ये एनजीओ है, तो पता नहीं है दोस्तों कि ये एनजीओ कर क्या रहा है, हिंदुत्व को बढ़ावा देने के अलावा या फिर देश को नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से जोड़ने के अलावा। इसके बाद वाला जो न्यूज़ का आर्टिकल है दोस्तों, ये पार्टिकुलरली प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कुछ लीगली बाइंडिंग प्रोविज़न होने चाहिए, इसके ऊपर बैठक चल रही थी। किसकी? शॉर्टकट में इसको आईएनसी बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी 5.2। इसकी बैठक चल रही थी। तो अक्टूबर 2024 के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के देशों ने मिलकर के प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कानूनी तौर पर बाइंडिंग ट्रीटी पर सहमति नहीं बनाई है। मतलब सब देशों को मानना पड़ता, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट फिर से नहीं बन पाया है। 180 देशों का एक ग्रुप है जिसको इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी बोलते हैं, आईएनसी 5.2। जेनेवा, ये यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है, यहाँ पर 5 अगस्त से डिस्कशन चल रहा है ताकि एक कंसेंसस ट्रीटी बन सके। ये प्रोसेस 14 अगस्त तक ख़त्म होना था, लेकिन कई बार ड्राफ्ट बनकर भी फाइनलाइज नहीं हो पाया है क्योंकि अलग अलग देशों के समूह ब्लॉक्स के बीच गहरे डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। कई सारे अरब कंट्रीज़, यूएस और इंडिया प्लास्टिक प्रोडक्शन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के खिलाफ है। अरब कंट्री, अमेरिका, इंडिया, ये लोग कहते हैं कि प्लास्टिक प्रोडक्शन होना चाहिए, जबकि 80 से 100 देशों का एक बड़ा ग्रुप है एम्बिशियस ट्रीटी चाहता है, जिसमें क्लियरली प्लास्टिक पॉल्यूशन को धीरे धीरे फेस आउट करने की बात करी जाती है। यहाँ पर नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। 57 कंट्रीज़ चाहते हैं टॉक्सिक फ्री रीयूज़, रिफ़िल और रिपेयर सिस्टम बने। 89 कंट्रीज़ कहते हैं कि प्लास्टिक प्रोडक्शन कम करो। 120 कंट्री केमिकल कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट रूल चाहते हैं। 120 कंट्री कहते हैं कि अगर डेडलॉक हो तो वोटिंग सिस्टम जैसा फैसला होना चाहिए। 130 कंट्री कहते हैं कि ट्रीटी में एक स्पेशल आर्टिकल ऑन हेल्थ, जो हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन को एड्रेस करेगा। जो एम्बिशियस ट्रीटी वाले कंट्रीज़ हैं उनका लीडरशिप यूरोपियन यूनियन और उनके 27 मेंबर कर रहे हैं। इनके साथ अफ्रीका के कई सारे देश, पैसिफिक आइलैंड, लैटिन अमेरिका के देश और जापान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कंट्रीज़ इस एम्बिशियस ट्रीटी के ख़िलाफ़ हैं, जैसे कि इंडिया, यूएस, अरब, वो मिलकर दुनिया की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। मतलब लोगों की संख्या के हिसाब से एंटी ट्रीटी ब्लॉक ज़्यादा बड़ा है।
यूएन के पास एक प्रोसेस है जिससे डिफरेंस कम किए जा सकते हैं। कंट्रीज़ भी कुछ प्रोविज़न पर अलग अलग नाउंस पोजीशन रखते हैं, कहीं कंप्रोमाइज़ है, कहीं बिल्कुल रेड लाइन है। इसके बाद अलग अलग लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर देखने को मिलती है कि कौन व्यक्ति कहाँ गया, तो अलग अलग देशों के लीडरशिप के बयान यहाँ पर बताए जाते हैं।